हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्रैश कोर्स का ये पहला चैप्टर है क्लास 11 का, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बताने वाला हूँ, फिर मैं एक एक करके टॉपिक जितना फास्ट हो सके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब हर एक टॉपिक को टच करके जीस्ट में बताना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखते रहो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक तुम लोगों के लिए रहेगा? टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, इसमें बहुत सारा लॉ आ जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद आएगा मोल कॉन्सेप्ट, फिर स्टोइशियोमेट्री, फिर आएगा मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। फिर आएगा उसके बाद मोल फ्रैक्शन, फिर लिमिटिंग रिएजेंट वाला, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, उसके बाद रहेगा मास परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक इस चैप्टर में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो तुम लोग ये टॉपिक लिख लो, स्क्रीनशॉट पॉज करके वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, मैं टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक को लेकर अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके टॉपिक लिख लीजिए। देखिए, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहले जो सिग्निफिकेंट फिगर वो डिसाइड करने के लिए बहुत सारा रूल होता है, तो 2-3 रूल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। सपोज 5, 4, 9, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक बात याद रखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 4, 5, 4, 9 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर 5.029, इसके बाद पॉइंट रहेगा, डेसिमल पॉइंट, तो उसके बाद जो नंबर रहेगा वो भी काउंट करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर 0.509 कितना होगा? देखिए यहाँ पे सामने 0 है, 0 पॉइंट, इसलिए ये सिर्फ 3 ही लेना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.00059, यहाँ पे कितना? सामने 0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए बाकी सारा 0 काउंट नहीं करेंगे। फिर नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये दोनों, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसा कोई नंबर रहेगा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो नंबर होगा वो ही 1, 2, 3, 4 ही होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी जो 10⁻23 जो भी पावर में रहेगा वो कैलकुलेट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मालूम पड़ गया, और ये इसके बारे में इसमें जिस्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो जिस्ट आप लोगों को मैंने दिया, यही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या बोला यहाँ पे? द मास
of the masses of the reactants and the masses of the products, मतलब रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद दोनों का, रिएक्शन होने के पहले क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, तो रिएक्टेंट का जो मास, टोटल मास, और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का जो टोटल मास, दोनों सेम रहेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होने के बाद। ठीक है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2H2 प्लस O2 2H2, तो ये मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लिया। तो इसका टोटल मास क्या क्या रहा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 और यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे 32 ग्राम, यहाँ पे 4 ग्राम, दोनों ऐड किया जाए तो 36 ग्राम, और यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 16 मतलब 2 इंटू 18 मतलब कितना रहा, 36 ग्राम, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मासेस विल बी इक्वल फॉर बोथ। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब when two elements react together in a fixed ratio of their mass to form a product। तो दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा करके एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो प्रोडक्ट में उसका जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन होगा उसमें। ठीक है, देखो H2O लिया जाए और उसके साथ H2O2 लिया जाए तो क्या होगा, H2O में परसेंटेज 2:16 मतलब 1:8। दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ देयर मासेस। और इसमें 2:32, ये भी क्या है, 1:16। दिस इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो ये वाटर के लिए है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या रहा, ये जो फिक्स्ड रेशियो है ये ऑलवेज फिक्स फॉर वाटर और ये ऑलवेज फिक्स फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये लॉ में पहले बता रहा हूं। When two elements react separately with a fixed mass of another element to form different compounds, then they do so in a simple whole number ratio of their masses। टफ लगा? नहीं, टफ नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन लिया जाए तो क्या फॉर्म हो सकता है, वाटर फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे भी और एक हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन लिया जाए और एक रेशियो में, तब क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके साथ फॉर्म होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें यहाँ पे कितना ऑक्सीजन लगता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ग्राम और यहाँ पे भी 4 ग्राम, और ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए 32 ग्राम और यहाँ पे चाहिए 64 ग्राम। ठीक है, तो लॉ देखिए क्या बोला लॉ में, when an element, यहां पे देखना पड़ेगा, when an element reacts separately with a fixed mass of another element, when an element reacts separately with a fixed mass of another element to form different compounds, then they do so in a simple whole number ratio of their masses। that means ऑक्सीजन का कितना रेशियो रहा है यहाँ पे, 32:64, 1:2। This is the simplest whole number ratio of their masses। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ये इस लॉ में क्या बोला गया, इस लॉ में बोला गया कि
when two elements react separately to form different compounds, when two elements react with, इस लॉ में क्या कहा गया, इस लॉ में कहा गया कि when two elements reacts with any third element to form different compounds, then the ratio of their masses will be whole number multiple when these two elements combines to form a compound. समझ में नहीं आया ना? पता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल देखिए, इजीली पता चलेगा। देखिए, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बताया, when two elements, देखिए मैं बोल रहा हूं, when two elements reacts with the third element to form different compounds, तो ये दोनों कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, ठीक है। तो इसमें रेशियो कितना आता है, देखिए 3:8 रेशियो आएगा, क्योंकि इसमें 12 ग्राम और इसमें कितना होता है 16 into 2 मतलब 32 ग्राम, और यहाँ पे 12:1 मतलब 3:1, और ये दोनों अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H2O होगा, और इसमें रेशियो 1:8। तो इस लॉ में कहा गया when two elements reacts with any third element to form different compound, then the ratio of their masses will be whole number multiple when these two element combines to form one compound। मतलब ये दो एलिमेंट मिलके जो थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्म होगा, उसमें उस कंपाउंड में जो मतलब रेशियो आएगा उसका, अब ये दोनों मिलके जो प्रोडक्ट बनाएगा उन दोनों का रेशियो इसका होल नंबर मल्टीपल होगा। कैसे, देखिए 3:1, रेसिप्रोकली देखिए तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, 3:1 मतलब 3:1, रेसिप्रोकली देखिए 3 होगा, और यहाँ पे भी देखिए 8:1, रेसिप्रोकली देखिए तो क्या होगा यहाँ पे 8, मतलब रेसिप्रोकली दे विल बी सिमिलर, और इसका होल नंबर मल्टीपल, मतलब इसका कोई मल्टीपल भी रह सकता है, यहाँ पे 3 के जगह 6 रह सकता है, 9 रह सकता है, इसका मल्टीपल भी रह सकता है, ऐसा कोई इररिलेवेंट नंबर नहीं रहेगा, लाइक 7, 8, ऐसा कोई इररिलेवेंट नंबर इसके जगह पे नहीं रहेगा, तो वो नंबर रहेगा या फिर उसका मल्टीपल नंबर रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए 5th वन, गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ में बताया गया व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट, देन if we consider the volumes of reactants and products, मतलब गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखिए सपोज इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, सपोज 1 है तो 1 के लिए 50 ml ले लिया, वी आर कंसिडरिंग, सो ये 2 है तो क्या लेंगे 100 ml, यहाँ पे भी 2 है तो क्या लेंगे 100 ml, 100 प्लस 50 मिलके यहाँ पे 100 ml हो रहा है, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर आप क्या बोल रहे हो, 100 और 50 मिलके तो 150 होना चाहिए था। हाँ सही है, मगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 100 प्लस 50 मिलके 100 ml हो रहा है, मगर यहाँ पे 150 ml होना चाहिए था। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 50 ml लिया तो 50 ml ऑक्सीजन 50 ml हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करेगा, 50 ml ऑक्सीजन 50 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 100 ml वाटर फॉर्म करेगा, और उसके साथ क्या रहेगा, बाकी जो 50 ml हाइड्रोजन बाकी है ये अनरिएक्टेड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे। देखिए इसके साथ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का, वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट इसके साथ आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये जो 50 ml है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब क्या कर रहा है, ये कम होने के बजाय, मतलब ये जो ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम, इसलिए ये कम रिएक्शन हो रहा है। अगर ये ज्यादा होता तो ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता। इसलिए जिसके लिए, जिस एलिमेंट के लिए
जिस रिएक्टेंट के लिए टोटल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है, जो लिमिट कर देता है किसी रिएक्शन को, उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका क्वांटिटी कम होता है रिएक्शन में, वो मतलब दो या फिर तीन रिएक्टेंट रहा, तो इसमें जिसका क्वांटिटी सबसे कम होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गै-लुसाक ने क्या बताया, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट देन if we consider the ratio of their volumes of gaseous reactants and products, then it will always maintain a simple whole number ratio of their volumes। मतलब यहाँ पे अगर वॉल्यूम कंसीडर किया जाए तो 100:50:100, 2:1:2, दिस इज ऑल्सो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया, बहुत इजी है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बार्जेलियस ने बोला था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटॉम्स, मगर उसमें बहुत सारा करेक्शन किया गया। बाद में एवोगाड्रो ने बताया इसको हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली लैब में प्रूव नहीं होता है। इसको कंसीडर करके बाकी सारा वैल्यू सेम आता है, मतलब करेक्ट वैल्यू आ जाता है, इसलिए उसको एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब 1 ml लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जितना होगा, 2 ml में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, 3 ml में और भी ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होने वाला है। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मोल का डेफिनेशन जानने से पहले आप लोगों को आइसोटोप के बारे में जानना पड़ेगा। आइसोटोप मतलब, आइसोटोप क्या है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, क्या क्या, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। अगर कार्बन 12 का 12 ग्राम कंसीडर किया जाए, उसमें जितना सारा 1/12 मास, देखिए एक्चुअली मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, बहुत बच्चों का ये मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल मतलब the amount of any substance which is present in 1/12 mass of carbon 12 isotope, the same amount which is present in 1/12 mass of carbon 12 isotope, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 मास लिया जाए तो उसमें जितना क्वांटिटी रहेगा उस क्वांटिटी होगा 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। कुछ भी कंपाउंड लिया जाए, 1 मोल ऑफ एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, 1 लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड कंटेन्स, कितना होगा ये कैलकुलेट किया गया, 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms। ठीक है, तो 1 mole of anything of the world contains this Avogadro's number of particles। so अगर कोई एग्जांपल लिया जाए, सपोज H2O, तो 1 मोल H2O मतलब 18 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास वाटर का 18 ग्राम। So 18 gram water, this contains Avogadro's number of particles। 1 mole of water contains 18 gram, mass 18 gram है, और इसमें कितना नंबर है, Avogadro number of particles। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर 9 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मोल कहा गया तो क्या होगा, गिवन मास 9 ग्राम और मोलर मास क्या है वाटर का 18, मतलब 0.5 मोल। अगर उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कहा जाए तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
इंटू एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को Na या फिर N0 देकर आप लोग इसको डिनोट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अगर इसके साथ वॉल्यूम का एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में इसके मोल के साथ वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, देखिए 1 मोल ऑफ एनीथिंग occupies 22.4 liter or 22400 ml, 22.4 liter or 22400 ml in at STP। ठीक है, ये ऑक्युपाई करेगा वॉल्यूम एट एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है इसके साथ टोटल जो मैंने यहाँ पे मास के साथ नंबर ऑफ मोल के साथ जो रिलेशन लिख लिया, तो इसके साथ इसका कोरिलेट किया जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 1 मोल वाटर का मास कितना बोला, 18 ग्राम वाटर, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा उसमें। फिर एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, एट एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी सब्सटेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी सब्सटेंस का कुछ भी कैलकुलेट किया जाए तो ये रिलेशन आप लोगों को अगर पता चला तो इजीली आप लोग लिख सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड जितना सारा न्यूमेरिकल होगा इजीली आप लोग लिख सकते हो, मतलब सॉल्व इजीली कर सकते हो। अगर इसके ऊपर जो स्टोइशियोमेट्री का जो रिलेशन है, स्टोइशियोमेट्री समझने से पहले देखिए, अच्छा मैं स्टोइशियोमेट्री के बारे में बता रहा हूं। स्टोइशियोमेट्री जो है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, CO2 प्लस CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2, ये हुआ टोटल रिएक्शन। अब इसमें देखिए कितना सारा रिलेशन एक दूसरे के साथ, मास का, वॉल्यूम का, नंबर ऑफ मोल का कैसे रिलेशन निकल सकते हैं आप लोग। और इस ये जो मैंने लिख लिया ये कॉम्बस्शन ऑफ मीथेन है। ये कॉम्बस्शन ऑफ मीथेन को छोड़ के और बाकी बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें आप लोग ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं, ये रिलेशन को यूज करके आप लोग इजीली बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और नीट जेईई मेंस में ये इसके रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू भी आ चुका है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे 1 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 मोल, यहाँ पे 2 है तो 2 मोल, यहाँ पे 1 है तो 1 मोल, यहाँ पे भी 2 है तो 2 मोल। फिर देखिए इसका जो वेट होगा, मतलब मास होगा, मास कितना है, 12 प्लस 4 16 ग्राम, इसमें 32 मतलब 64 ग्राम, यहाँ पे 12 प्लस 32 मतलब 44 ग्राम, और यहाँ पे 36 ग्राम। फिर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में ये वॉल्यूम कितना रहा, 22.4 लीटर, ये 2 मतलब 44.8 लीटर इंटू 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे 22.4 लीटर और यहाँ पे 44.8 लीटर। ठीक है, तो देखिए इसका जो कोरिलेशन है, एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करेंगे। 1 mole methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O। फिर मास का कोई रिलेशन, मास रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करेंगे। 16 ग्राम मीथेन reacts with 64 ग्राम of oxygen to form 44 ग्राम of CO2 and 36 ग्राम of H2O। फिर देखिए वॉल्यूम अगर कंसीडर किया जाए तो 22.4 लीटर वॉल्यूम मीथेन reacts with 44.8 लीटर of O2 to form 22.4 लीटर of CO2 और उसके साथ 44.8 लीटर of H2O। तो वॉल्यूम कहा जाए या फिर नंबर ऑफ मोल कहा जाए या फिर मास कहा जाए, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप लोग इजीली कैलकुलेशन कोई भी रिएक्शन का
कर सकते हैं, मगर इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी वो है कि उस जो एलिमेंट दिया जाएगा वो एलिमेंट का मास आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब तो 30 रखने से हो जाता है, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट दोनों ही मतलब याद रखना जरूरी है। और इसमें AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, वो तो आप लोगों को पता ही है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बताते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिलेटेड है, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और एक टॉपिक यहाँ पे नहीं मैंने डिस्कस अभी तक नहीं किया, वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला, वो बहुत इजी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यह है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, और एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला और सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे, देखिए नॉर्मली ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, बोलिए C6H12O6, यह है ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला, मतलब वो क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, CH2O6। तो ये जो CH2O ये क्या है इसका, यही है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, नाउ इसका रिलेटेड छोटा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसका रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई भी एक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज 60% बता गया, ऑक्सीजन 32% और हाइड्रोजन बता गया कि 8% है। वो लोग बता दिया कि कोई भी एक कंपाउंड में, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि कार्बन 60%, ऑक्सीजन 32 और हाइड्रोजन 8% है। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बताया गया 200 ग्राम है। अब उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसके साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, वो दोनों निकालना, कैसे निकालोगे देखिए कैसे कर सकते हैं आप लोग। कार्बन 60%, मतलब इसको लिख लेंगे 60 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना पड़ेगा, 60/12 मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। फिर ऑक्सीजन 32% इक्वल टू 32 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 32/16 2। फिर हाइड्रोजन 8% इक्वल टू 8 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 8/18। अब देखना पड़ेगा ये जो तीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग लिख लिया, ये जो तीन नंबर आ गए यहाँ पे 5, 2 और 8, इन तीनों में किसका क्वांटिटी सबसे कम है, छोटा कौन सा होगा, ये छोटा है 2, मतलब ऑक्सीजन वाला 2 छोटा है। तो वो जो लोएस्ट नंबर है उसको देकर बाकी हर एक नंबर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ही मतलब फॉर्मूला लिखा जाता है, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन 5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 2। तो सबसे छोटा है 2, तो 2 देकर इसको डिवाइड किया जाए तो क्या होगा 2.5, इसको 4 और इसको 1। तो कोई भी कंपाउंड में अगर 2.5 फॉर्मूला लिख लिया तो ऐसा कोई फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला कभी भी नहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसको फिर से 2 देकर, मतलब इवन नंबर, होल नंबर लाना पड़ेगा। तो फिर से 2 देकर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, वो पहला जो नंबर वो होगा। तो 5, 8 और 2, मतलब इसका फॉर्मूला क्या रहा, C5H8O2। इसका क्या, ये क्या है इसका, ये कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला C5H8O2 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का C5H8O2 होल N। तो N का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे
कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 होल इंटू n इक्वल टू, ये क्या है इसका, ये है इसका मोलिकुलर वेट। और ये भी क्वेश्चन में भी दिया है मोलिकुलर वेट कितना 200 ग्राम, तो इक्वल टू 200। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना होता है 60 प्लस 8 68 प्लस 32 मतलब 100 n इक्वल टू 100 200। ठीक है, तो n इक्वल टू 2, दैट मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C5H8O2 होल 2 मतलब C10H16O2 C10H16O2 है इसका एक्चुअल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो ये तरीका यूज करके अप्लाई करके आप लोग एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला का कोई भी न्यूमेरिकल सिंपलेस्ट वे में शॉर्टकट में कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटेड टर्म, जो नॉर्मलिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलारिटी, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पहले बहुत इजी कॉन्सेप्ट, मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलारिटी मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 10 क्यूब। मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखा जाए तो आप लोग यहाँ पे 10 क्यूब जरूर देना, 1000 जरूर देना। यहाँ पे लीटर लिख लिया तो 1000 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन, मतलब जितना मोल सोल्यूट का प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही होगा उसका मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, फिर लिख लीजिए और एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, मोलालिटी। मोलालिटी मतलब, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम टू सेम बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 10 क्यूब। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, केजी लिख लिया तो 10 क्यूब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ग्राम लिख लिया तो 10 क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी, मोलालिटी में सेम है। ये स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, ये कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें वॉल्यूम लेना पड़ता है, यहाँ पे सॉल्वेंट लेना पड़ता है। इससे टेम्परेचर डिपेंडेंट किसमें होगा, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब मोलालिटी स्मॉल एम वाला जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और मोलारिटी जो है कैपिटल एम वाला वो टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। वॉल्यूम है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर देखिए नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, कैसे होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalent weight of solute by volume of solution in ml. So normality equal to number of gram equivalent weight of solute by volume of solution in ml into 10 cube। तो यहाँ पे number of gram equivalent क्या है वो समझना चाहिए, मतलब equivalent weight क्या है। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। So equivalent weight मतलब इसका डेफिनेशन समझिए पहले। Mass of any substances, it may be atom, it may be ion, it may be molecule, whatever, the mass of any substance which can directly be added with 1.008 gram hydrogen or 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine। देखिए मैं बोल रहा हूं फिर से, the mass of any substance which can directly be added with 1.008 gram hydrogen or 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine, or which can eliminate 1.008 gram hydrogen, 8 gram oxygen or 35.5 gram from their compounds, then that will be known as equivalent weight of that compound। ठीक है, अब हर एक साथ नहीं निकल सकते, एक एक का एक एक फॉर्मूला होता है। एसिड के लिए एक फॉर्मूला, बेस के लिए एक फॉर्मूला, सॉल्ट के लिए एक फॉर्मूला, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए और एक फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे फॉर एसिड, एसिड के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय
बेसिसिटी, मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी। तो H2SO4 कोई एग्जांपल ले लिया हम लोग ने, यहाँ पे H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए H2SO4 का टोटल मास 98। देखिए नीट के लिए या फिर जेईई मेंस के लिए ये मैं कहूंगा कि कोई कोई सब्सटेंस ऐसा है, ये बहुत कॉमन सब्सटेंस है जिसको हम मतलब वो लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, उसमें ज्यादा के ज्यादा ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, कैल्शियम कार्बोनेट 100, सोडियम क्लोराइड 58.5, एसिड H2SO4, H3PO4 दोनों का 98। ऐसे करके कोई कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत काम पे आएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशली। देखिए यहाँ पे H2SO4, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? टोटल मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे रिप्लेसेबल? 2। तो 98/2 मतलब 49 ग्राम। ये जो 49 ग्राम है या फिर 49 है, ये इसका H2SO4 का क्या है? इक्विवेलेंट वेट। फिर देखिए फॉर बेस, बेस के लिए कैसे लिखेंगे? बेस के लिए होगा मोलिकुलर वेट बाय एसिडिसिटी, मोलिकुलर वेट बाय एसिडिसिटी। तो NaOH कोई एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टोटल मास कितना है? 40/1। क्यों? एसिडिसिटी कितना है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH है इसका एसिडिसिटी। तो 40/1 कितना हुआ? 40 ग्राम। ये जो 40 है ये है इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाए तो 74/2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है? 74। कैल्शियम का 40 और हाइड्रोक्साइड 17 into 2 मतलब 34 + 40 74/2। 2 क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। इसलिए टोटल मास बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये है इसका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, सॉल्ट के लिए फॉर सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इनटू चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। कोई भी एक लेना पड़ेगा। अगर कैटायन हो तो कैटायन या फिर एनायन हो तो एनायन। तो मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इनटू चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। तो एक एग्जांपल लिया जाए Al2SO4 होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट। ये अगर डिसोसिएट किया जाए तो कितना होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट को डिसोसिएट किया जाए तो इसका आयन कैसे डिसोसिएट होगा? 2Al3+ प्लस 3SO4-2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होगा टोटल मोलिकुलर वेट 348 ग्राम। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैटायन कितना है? 2। चार्ज ऑफ कैटायन कितना है? 3। ठीक है, कैटायन भी ले सकते या फिर एनायन लिया जाए तो 3 into 2 होगा। पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, -2 नहीं, 3 into 2 पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। फिर जितना होगा जो भी निकलेगा वही होगा उसका इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होगा फॉर्मूला? देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए मतलब आप लोगों को पता ही है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेनिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूं, रेडॉक्स का रिएक्शन है MnO4- प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म होगा? Mn2+ मतलब रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन होने के समय क्या होता है? क्या बोला मैंने? रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ प्लस 4H2। तो इसमें देखिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू टोटल मोलिकुलर मास जो होगा जितना होगा वो बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। लॉस्ट होगा ऑक्सीडेशन के समय और गेन्ड होगा रिडक्शन के समय। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये है निकालने का। तो ये है एक एग्जांपल ले लिया
ये जो MnO4 माइनस ये किससे आया है, KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से। इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का टोटल मास 158 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड 5। तो जितना ही वैल्यू आएगा वही होगा। 31.5 आता है तो 31.1, तो जितना ही वैल्यू आएगा वही होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ऑप्शन दिया रहता है, मतलब नीट बोलो या फिर कोई भी आप लोग जेईई मेंस बोलो, तो उसमें ऑप्शन कैसे रहता है, ऑप्शन ऐसा रहता है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, m/5, m/2, m/4 या फिर m/6, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ। तो इसके लिए आंसर कितना होगा, m/5, मतलब मोलिकुलर वेट बाय जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन जो ही होगा वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लास्ट जो पार्ट है, मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज H2SO4, इसका मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, कैसे निकालेंगे। टोटल मास तो H2SO4 का कितना है 98, और हाइड्रोजन 2 इंटू 1 इंटू 100% जितना होगा वो होगा उसका मास परसेंट। और सल्फर का लिया जाए तो सल्फर कितना है, एक ही है, तो सल्फर का मास कितना है 32 बाई टोटल इंटू 100%। ऑक्सीजन लिया जाए तो 16 इंटू 4, 4 है, 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 16 इंटू 4 बाई 98 इंटू 100%। ये होगा इसका, जितना ही परसेंट आएगा वो ही होगा हर एक का मास परसेंटेज। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उस समय नहीं दिया था, मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। देखिए मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज ए क्या है, ए को हमने सोल्यूट मान लिया और बी को सॉल्वेंट मान लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी Nb। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हो, काई से डिनोट किया जाता है, काई ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल्स Na प्लस Nb। काई बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल मोल। ठीक है, ये है काई ए और काई बी। काई ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल, काई बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई टोटल मोल। तो काई ए प्लस काई बी टोटल इक्वल टू कितना होगा, प्लस करके 1 होगा, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का हर एक बार जितना बार आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने बता दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए, नीट एग्जाम के लिए, जेईई मेंस के लिए। तो जरूर ये वीडियो देख लीजिए और इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ये टोटल कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये देख के उसके बाद आप लोग MCQ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।